तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि बिना प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे से प्रॉपरली समझें, इस चैप्टर के यानी प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर आप जो प्रॉपर्टीज़ है इसमें अगर प्रॉपरली वन बाय वन अगर आप इस चीज़ को अगर आप समझ लेते हैं तो क्या होगा कि इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टीज़ बेस्ड आपको बोर्ड में जेईई मेंस में यहाँ से एक न एक क्वेश्चन हर साल रहता ही है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मेरा नाम है तारिक अनवर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं वन बाय वन प्रॉपर्टीज़ क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के अगर हम रोज़ के एलिमेंट्स को अगर हम कॉलम में डाल दें, यानी रो के एलिमेंट्स को लेके हम अगर उसको कॉलम में चेंज कर देते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या रहता है, सेम रहता है। तो चलिए देखते हैं क्या है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। अनचेंज्ड मीन्स उसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा, यानी सेम रहेगा इफ़ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। यानी कहने का मतलब अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के अगर आप रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो समझते हैं क्या है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अब हम इसके रोज़ के एलिमेंट को यानी जो भी एलिमेंट्स जो अभी रोज़ में हैं इसको हम कॉलम में चेंज करते हैं तो कॉलम का एलिमेंट्स खुद ब खुद वो रो में आ जाएगा। तो इंटरचेंज करते हैं, हम रोज़ के एलिमेंट को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं और मान लेते हैं कि ये एक नया डिटर्मिनेंट मेरे पास आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, अभी रोज़ के एलिमेंट को हम लोग कॉलम में चेंज करते हैं। ए बी सी ये आपका एक्स वाई जेड और ये पी क्यू आर ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया। क्या किए हम, रोज़ के एलिमेंट्स को कॉलम में चेंज कर दिए। ये साइन जो है इंटरचेंज का साइन है। तो प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है कि ये जो डेल्टा डैश और डेल्टा दोनों क्या होगा, यानी जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वो सेम होने वाला है। तो यहाँ से तो ये बात क्लियर नहीं है कि हाँ दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम होगा। तो देखते हैं इस पर एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं कि इंटीजर वैल्यू लेके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं क्या ऐसा करने से रो के एलिमेंट्स को कॉलम में चेंज करने से वैल्यू पे क्या इफेक्ट होता है। देखते हैं, यानी सेम रहने वाला है, फिर भी इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करके एक इंटीजर वैल्यू लेके सॉल्व करके देखते हैं। चलिए देखते हैं। 2 3 4 एक डिटर्मिनेंट हम लोग ले रहे हैं, -1 2 3 4 1 2। देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आ रहा है इसका। तो कैसे एक्सपेंड करते हैं, प्लस माइनस और प्लस, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट के इंट्रो में हम आपको बताए थे किस तरह से डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, इसको हम एक्सपेंड करते हैं। 2 को सिलेक्ट किए, 2 के सामने वाले रो और कॉलम के एलिमेंट्स को हम लोग छोड़ते हैं और क्या करेंगे, बाकी जो एलिमेंट्स है उसका हम लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो 2 2 ज़ा 4 एंड -3 1 ज़ा 3, -3 ये कॉलम और एलिमेंट्स के रो के एलिमेंट्स को छोड़ेंगे, बाकी जो एलिमेंट्स है उसका प्रोडक्ट लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका -2 एंड -12 एंड प्लस, फिर 4 को सिलेक्ट करते हैं। 4 को सिलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 एंड -8, -1 और क्या हो जाएगा -8। तो ये कितना हो जाएगा देख लीजिए, 4 -3 1, 2 × 1 हो जाएगा, ये -3 इंटू ये आपका हो जाएगा -14 एंड प्लस 4 इंटू ये -9
तो ये आपका 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 14 इंटू 3 42 माइनस 36, तो ये आपका हो जाएगा 44 माइनस 36 यानी 8। यानी ये जो आपका डेल्टा का वैल्यू जो आया, डेल्टा का वैल्यू कितना आया, 8 आया। अब देखते हैं इसके रोज़ को हम लोग कॉलम में इंटरचेंज करके देखते हैं कि क्या वैल्यू सेम है या नहीं है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, इसको हम रब करेंगे अभी। तो देखते हैं हम लोग रोज़ के एलिमेंट को कॉलम में चेंज करके देखते हैं, वैल्यू सेम आना चाहिए। तो चलिए हम लोग इंटरचेंज करते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, रोज़ के एलिमेंट को हम लोग चेंज करते हैं कॉलम में, कॉलम खुद ब खुद आपका रो में चेंज हो जाएगा। तो चलिए, और इसका नाम हम लोग दे देते हैं इस डिटर्मिनेंट का डेल्टा डैश। तो क्या है आपका 2 3 4। अभी जो ये रोज़ में जो एलिमेंट्स हैं इसको हम लोग कॉलम में डाल रहे हैं। तो 2 3 4, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, -1 2 एंड 3 रो में है, तो उसको हम लोग कॉलम में डालते हैं, -1 2 एंड 3। उसके बाद फिर क्या है, 4 1 एंड 2, ये आपको कॉलम में डाल दिए। यानी जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे रोज़ में था उसको हम लोग इंटरचेंज करके कॉलम में लेके आ रहे हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या इसका वैल्यू सेम रहता है। तो इसको भी हम लोग एक्सपेंड करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू होने वाला है। क्या होने वाला है, दोनों सेम ही होने वाला है। उसका वैल्यू अगर 8 आया है तो यहाँ भी क्या आने वाला है, 8। तो चलिए इसको हम लोग प्लस, यहाँ माइनस और ये प्लस हम लोग कर लेते हैं। अगर इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है कि ये कैसे प्लस माइनस हो रहा है, आप कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इसका इंट्रोडक्शन जो डिटर्मिनेंट का जो फर्स्ट जो लेक्चर था इंट्रोडक्शन का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि किस तरह से हम किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, उसका साइन जो होता है कैसे हम लोग उसको साइन को डालते हैं या लिखते हैं वहाँ पे। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। 2 को सिलेक्ट करेंगे कॉलम और रो के एलिमेंट्स को छोड़ेंगे, 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 1 ज़ा 3। उसके बाद यहाँ माइनस लेंगे, माइनस, इस -1 के लिए क्या साइन है, माइनस। अब ऑलरेडी अगर हम माइनस है और -1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट कर लिए, ये रो और कॉलम छूटेगा आपका, 3 2 ज़ा 6 -4। उसके बाद फिर हम लोग +4 सेलेक्ट करेंगे, +4 लेंगे तो ये कॉलम और रो का एलिमेंट छूटेगा आपका, 3 3 ज़ा 9 -8, कितना हो जाएगा, 9 -8। तो देखते हैं, तो 2 यहाँ पे कितना आने वाला है, 1, 4 - 3 1 हो जाएगा, +1 6 - 4 यानी कितना हो जाएगा, 2 +4 इंटू 9 - 8 कितना हो जाएगा, 1। तो 2 1 ज़ा 2, ये भी 2 और ये आपका 4, यानी कितना हो जाएगा, ये 8। तो क्या देख रहे हैं, यहाँ भी डेल्टा का वैल्यू कितना है, 8। और यहाँ पर भी देखिए हम रो के एलिमेंट्स को कॉलम में इंटरचेंज कर दिए, तो यहाँ भी डेल्टा डैश का भी वैल्यू कितना आया, 8। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपका प्रूफ होता है क्या, कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के रोज़ को अगर हम कॉलम में इंटरचेंज कर दें तो उसका वैल्यू सेम होता है। तो क्या हो गया यहाँ पर, इसको हम फाइनली फिर से लिख देते हैं, क्या है कि ये आपका डेल्टा डैश का वैल्यू और डेल्टा दोनों बराबर होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज़। इसको प्रॉपरली 1 बाय 1 जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं इसको अच्छे से समझते चलिए, क्योंकि बिना इसके इस पे बेस्ड जो आपका जो क्वेश्चंस है उसको बनाना मुश्किल होगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इफ़ एनी 2 रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। पहला प्रॉपर्टी क्या था कि जितना भी आपका रोज़ है उसको अगर कॉलम में चेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। बट ये सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी भी 2 रो या 2 कॉलम, वहाँ क्या किए थे हम लोग, सभी रोज़ को कॉलम में डाल दिए थे, मगर यहाँ क्या है कि हम 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करने वाले हैं।
ठीक है ना। तो जब इंटरचेंज करेंगे तो क्या होने वाला है कि डिटर्मिनेंट का सिर्फ साइन बदल जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या बोल रहा है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द साइन, सिर्फ क्या होगा इसका साइन चेंज करेगा। तो देखते हैं, मान लेते हैं लेट कि हमारे पास कि डेल्टा एक डिटर्मिनेंट मान लेते हैं, क्या है ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, अब इसके रोज़ को हम इंटरचेंज करते हैं, किसी भी दो रो को, ये R1 है, ये R2 है और ये आपका R3 है। यानी कहने का मतलब कि आप किसी भी R1 R2 को इंटरचेंज कर ले, या R2 R3 को कर ले, या फिर R1 R3 को कर ले, या फिर ये जो इसका कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। अगर कॉलम्स का भी अगर इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से R1 और R2 को इंटरचेंज कर देते हैं, R1 एंड R2 को इंटरचेंज कर देते हैं। तो इंटरचेंज करने के बाद मान लेते हैं जो नया डिटर्मिनेंट मिला हमको वो है डेल्टा डैश। तो कीजिए, इंटरचेंज करना है R1 और R2 को, यानी ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं x y एंड z, ये आपका हो जाएगा a b c और ये आपका p q r। ऐसा करने से क्या होने वाला है कि यहाँ पे आपका जो होगा वो माइनस साइन आ जाएगा, यानी डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो निगेटिव होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका डेल्टा डैश है वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा। ये डेल्टा ये है ना, यानी ये डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा अब वो क्या होगा, निगेटिव होगा। अब इस पर फिर एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो पिछले प्रॉपर्टीज में जो हम क्वेश्चन बताए थे, क्या था ये डिटर्मिनेंट मेरा 2 3 4 2 3 4 4 1 2 2 3 4। देखते हैं एग्जांपल से समझते हैं कि डेल्टा क्या था, 2 3 4 -1 2 3 4 1 एंड 2। तो चलिए, ये तो ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट किए ही हुए हैं। इसका वैल्यू कितना आया था, 8 आया था, ठीक है। अब देखते हैं किसी भी दो रो या दो कॉलम को अगर हम लोग इंटरचेंज करके देखते हैं तो क्या होने वाला है, देखते हैं। चलिए, ये आपका R1 है और ये आपका R2 है और ये R3 है। अभी इसको हटा दीजिए यहाँ से। R1 है, ये आपका R2 हुआ, ये R3 हुआ। तो चलिए हम लोग तो अभी देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना है, 8 है। पिछले स्लाइड में देखे थे इसका वैल्यू कितना था, 8 था। अब चलिए यहाँ पे हम करते हैं, R1 को इंटरचेंज हम लोग कर देते हैं R2 से, R3 से, किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। तो चलिए, अगर समझाने के लिए यहाँ पर अगर हम R1 R2 लिए हैं तो यहाँ भी आप R2 ही लीजिए, ज़्यादा क्लियर रहेगा, R2 को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग डेल्टा डैश मान लेते हैं जो नया डिटर्मिनेंट है मेरा। तो चलिए इसको इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज करेंगे ये दोनों रो को तो क्या होने वाला है, -1 2 3 यहाँ हो जाएगा आपका, और 2 3 4 ये सेकेंड रो में आ जाएगा, और 4 1 एंड 2। तो इस प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है, अगर इसका वैल्यू 8 है, 8 आया है, तो ये डेल्टा डैश का वैल्यू क्या होने वाला है, -8। कितना आ जाएगा, -8। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके कि -8 आता है या नहीं, आना ही चाहिए। चलिए इसको प्लस माइनस और प्लस कर लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो -1 को सिलेक्ट करते हैं, कॉलम रो के एलिमेंट को हम लोग छोड़ेंगे, 3 2 6 -4, उसके बाद -2
ये कॉलम और ये रो के एलिमेंट्स को हम लोग छोड़ेंगे। 2 2 ज़ा 4 माइनस 16, 4 माइनस 4 4 ज़ा 16, 4 माइनस 16 प्लस 3। अब 3 को सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, सामने वाले कॉलम और रो के एलिमेंट्स को छोड़ेंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास 2 3 4 1, तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 माइनस 4 3 ज़ा 12। तो देख लीजिए क्या हो गया आपका, ये -1 इंटू 2 -2 और ये कितना हो जाएगा -12 और +3 इंटू कितना बच जाएगा -10। तो अभी जो आपका वैल्यू हो जाएगा ये -2 प्लस 24 एंड -30। तो -30 -2 -32 अब +24, ये आपका कितना आ जाएगा -8। यानी आपके जो डेल्टा डैश का जो वैल्यू आया वो कितना आया -8। यानी डेल्टा डैश का वैल्यू कितना आ गया आपका -8। तो देख रहे हैं क्या है, डेल्टा का जो वैल्यू था वो कितना था 8 था और डेल्टा डैश का वैल्यू कितना आ गया -8। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हम यहाँ पे 2 रोज़ को क्या किए हैं, इंटरचेंज किए हैं। तो इस तरह से ये जो मेरा प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि किसी भी डिटर्मिनांट के अगर 2 रो और 2 कॉलम को अगर हम लोग इंटरचेंज करते हैं तो उसका वैल्यू नेगेटिव हो जाता है। तो ये बात यहाँ पे क्या होता है, प्रूफ होता है आपका कि डेल्टा डैश इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा, डेल्टा का वैल्यू कितना है 8 है। तो इस तरह से ये आपका क्लियर हुआ कि किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को अगर हम लोग इंटरचेंज करते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, से निगेटिव हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंजेस, यानी किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा व्हेन एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर। उसको किसी नंबर से अगर किसी भी रो या कॉलम को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी भी एक्सप्रेशन से, इज देन एडेड टू या सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी अदर रो और कॉलम। एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2, ऐसा मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसके अकॉर्डिंग कि अगर मान लेते हैं कि हम R1 को इस तरह से लिखना चाहते हैं कि R1 प्लस K इंटू R2, ठीक है ना, कि R1 में अगर हम किसी नंबर से या किसी कांस्टेंट से अगर हम मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करते हैं तो इसका वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे कहने का मतलब कि ऐसा कर लिए, यानी अभी जो हम लोग R1 के साथ क्या करने वाले हैं कि R1 का वैल्यू R1 प्लस K इंटू R2। तो चलिए इसको हम लोग डेल्टा डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, डेल्टा डैश। अगर ऐसा करते हैं तो देखिए R1 कितना है A1 प्लस K इंटू R2, यानी इसमें आप K से मल्टीप्लाई करके और इसमें ऐड करने वाले हैं। यानी R1 क्या है आपका, R1 है A1 B1 C1, इसमें आप ऐड करने वाले हैं। तो इस तरह से आप साइड में रफ कर लीजिएगा, K से मल्टीप्लाई करके, कितना से, K से मल्टीप्लाई करके किसको ऐड करने वाले हैं, R2 को। तो R2 के एलिमेंट्स को लिख दीजिए A2 B2 एंड C2। तो यही हो गया आपका। अब जो R1 में हम लोग लिखने वाले हैं ये लिखने वाले हैं, ठीक है, कि फर्स्ट रो में K से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो को ऐड करने वाले हैं। तो अभी ये हो जाएगा आपका A1 प्लस KA2, फिर आपका हो जाएगा B1 प्लस K B2, उसके बाद फिर हो जाएगा आपका C1 प्लस K C2, और बाकी जो रोज़ है उसको आप एज इट इज़ लिख दीजिए B2, क्योंकि उस पर हम कोई भी ऑपरेशन नहीं किए। ये मेरा A3
B3 और C3 है। अगर ऐसा करते हैं तभी भी क्या होता है कि जो आपका जो डेल्टा डैश है और ये डेल्टा दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इस पर भी एक एग्जांपल लेके हम इसको समझते हैं कि क्या ऐसा करने से जो मेरा प्रॉपर्टीज़ बोल रहा है कि वैल्यू सेम रहता है, क्या वो सेम रहता है कि नहीं, देख लेते हैं। तो फिर हम लोग चलते हैं, पिछले स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं। ऑलरेडी हम एक डिटर्मिनेंट लिए हुए हैं जिसका वैल्यू कितना आया हुआ है 8, तो उसी के हेल्प से हम लोग काम करते हैं। फिर क्यों, तो मेरे पास जो है 4 3 2 2 3 4 -1 2 3 है। उसके बाद फिर आपका 4 1 2 है, 4 1 2 है, और इसका वैल्यू कितना आया हुआ है, 8 आया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं, चलिए इसको अलग ही लिख लेते हैं। इसका वैल्यू आपका कितना आया हुआ है, डेल्टा का वैल्यू 8 आया हुआ है। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी से कि अगर हम इस पर हम एक ऑपरेशन कर रहे हैं कि चलिए कि R1 का वैल्यू, ठीक है ना, अब जो R1 का वैल्यू होगा वो R1 प्लस हम R3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, R3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तब देखते हैं कि क्या जो मेरा नया डिटर्मिनेंट मिलने वाला है उसका भी वैल्यू सेम रहता है क्या, देखते हैं। तो इसको हम लोग मान लेते हैं, वो जो मेरा नया डिटर्मिनेंट है वो क्या है, डेल्टा डैश है। अब चलिए देखते हैं कि अब ये करने से क्या वैल्यू, सबसे पहले तो हम R1 का वैल्यू सेट कर लेते हैं कि इसके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। तो R1 मेरा क्या है, 2, R1 मेरा है 2, उसके बाद 3 4, उसके बाद इसमें हमको प्लस करना है 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए 3 से हम लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद किस में, R3 में। R3 कितना है आपका, 4 1 2। इस तरह से रफ में कर लीजिएगा तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान होगा। तो देख लेते हैं, अब जो वैल्यू अब मेरा जो R1 का वैल्यू होने वाला है, हम लोग कहाँ लिखेंगे, R1 में। तो R1 का जो वैल्यू होने वाला है अब क्या हो जाएगा, 4 3 12 और प्लस 2 कितना होने वाला है, ये 14। उसके बाद सेकेंड नेक्स्ट जो वैल्यू होने वाला है 3 3 6, और ये जो होने वाला है आपका 6 और 4 कितना, 10। तो इस तरह से हम लोग ये R1 का वैल्यू जो अब लिख रहे हैं, R1 में ऐड कर रहे हैं R3 को 3 से मल्टीप्लाई करके। ऐसे भी देख लीजिए, मेरा R1 2 है और इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 14। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके ये 3 हो जाएगा और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस 4 10। अगर आप ऐसा लिख लेते हैं तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्या होगा, आसानी होगा, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। चलिए तो देखते हैं। फिर उसके बाद मेरा R2 कितना है, -1 2 3 4 1 एंड 2। चलिए इसको भी हम लोग एक्सपेंड करते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस और प्लस ले लेते हैं और एक्सपेंड करते हैं, देखते हैं इसका वैल्यू कितना आता है। तो चलिए ये मेरा 14 है, 14 को सिलेक्ट करेंगे, 2 2 4 -3 4 -3 -6, ये और ये आपका छूटेगा, -2 एंड 4 × 3 -2 -12 प्लस 10 × ये और ये छूटेगा आपका -1 एंड -8 -1 और -8। तो ये आपका हो जाएगा 14 × 4 -3 1 -6 × ये -14 प्लस 10 × ये -9।
तो देख लेते हैं कितना हो जाएगा। ये आपका 14 और ये माइनस माइनस प्लस 14 इंटू 6 84 और ये माइनस 90। तो ये आपका हो जाएगा 84 प्लस 14 98 माइनस 90, यानी कितना हो गया 8। यानी देख रहे हैं कि इसका भी वैल्यू कितना आया 8 आया। तो इस तरह से अगर इस पर हम इस तरह का रो में हो चाहे कॉलम में अगर कोई ऑपरेशन करते हैं तो इससे डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिएगा। हम लोग डिटर्मिनेंट में आगे के लेक्चर में जब हम लोग प्रॉपर्टीज बेस्ड जब क्वेश्चन करेंगे तो इस प्रॉपर्टीज़ का हम लोग बहुत यूज करने वाले हैं। तो देख रहे हैं क्या हो रहा है फिर से मेरा कि डेल्टा डैश का जो वैल्यू है और डेल्टा दोनों क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। तो ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 3 हुआ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या बोल रहा है कि इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। यानी अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो या कॉलम का सभी एलिमेंट्स अगर 0 हो जा रहा है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 A B C X Y और Z है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। क्यों 0 हो जाएगा आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए, 0 को सिलेक्ट कीजिएगा ये और ये छूटेगा आपका B Z माइनस सी वाई। 0 से इनटू हो रहा है क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस माइनस प्लस, यानी फिर अगर 0 को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आएगा आपका क्या आ जाएगा AZ माइनस CX प्लस फिर 0 को सिलेक्ट कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, सबके इनटू में क्या है 0 है, ये सब का वैल्यू क्या होने वाला है आपका 0 होने वाला है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इस तरह से कि देख लीजिए कि अगर कोई भी कॉलम अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी कॉलम का सभी एलिमेंट्स अगर 0 हो जाता है तभी भी उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये तो बहुत इजी प्रॉपर्टी है कि कोई भी किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो का सभी एलिमेंट्स ये तीनों का तीनों, ठीक है ना, और यहाँ भी पूरा कॉलम, ठीक है ना, कि अगर 0 हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है कि इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम हैव ए कॉमन फैक्टर, यानी एक रो के सभी एलिमेंट्स में अगर कोई एक क्या है कॉमन फैक्टर है देन इट कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द डिटर्मिनेंट, तो उसको हम लोग डिटर्मिनेंट से बाहर ले सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है ये। जैसे मान लेते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है 5A 5B 5C X Y Z P Q R। तो देख रहे हैं कि आपको R1 में क्या है 5 आपका क्या है कॉमन है, कॉमन फैक्टर है आपके फर्स्ट रो में। तो इस 5 को हम लोग क्या कर सकते हैं कॉमन कर सकते हैं, A B C आपका X Y Z और फिर P Q R, इस तरह से हम लोग कॉमन कर सकते हैं। ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी और एक सिंपल सा प्रॉपर्टी है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है A प्लस B C B A प्लस B C C A प्लस B C, ठीक है, इस तरह का मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो कॉलम 2 है, कॉलम 2 में क्या है A प्लस B, तीनों कॉलम में सेकेंड कॉलम में जो A प्लस B है वो क्या है आपका कॉमन है। ठीक है, लास्ट वाले में देख रहे हैं
थर्ड कॉलम में क्या है, उसमें आपका सी जो है वो कॉमन है। तो क्या कर सकते हैं हम इसको, हम कॉलम 2 से a प्लस बी को बाहर ले सकते हैं, कॉलम 3 से हम लोग c को बाहर ले सकते हैं। तो इस तरह से मेरे पास क्या हो जाएगा, a b c, और ये एक ऐसा काम कीजिए, यहाँ पर इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, इसको थोड़ा हम चेंज कर देते हैं, ये आपको 20 ए कर लेते हैं और इसको बी कर लेते हैं। तब क्या होगा, सिर्फ आपका देख रहे हैं कि ए प्लस, ये जो कॉलम 2 है इसमें क्या है, ए प्लस बी ही आपका क्या है, कॉमन फैक्टर है, जो हम ए प्लस बी को बाहर ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये आपका 1 1 1 और ये हो जाएगा आपका सी ए बी। तो इस तरह से अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो में या कॉलम में अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं, डिटर्मिनेंट से बाहर उसको लेके आ जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल या फिर प्रोपोर्शनल, आइडेंटिकल हो यानी एक जैसा हो या फिर वो प्रोपोर्शनल हो, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज क्या, 0। तब डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। मान लेते हैं डेल्टा इज इक्वल टू, हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है ए बी सी पी क्यू आर फिर ए बी सी। तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, मेरा R1 और R3 क्या है, इक्वल है। यहाँ पर जो मेरा R1 और R3 दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा देखते हैं। अभी हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी में क्या देखे थे कि अगर हम किसी भी रो को या किसी भी कॉलम में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर ले या फिर सब्ट्रैक्ट कर ले तो उसका वैल्यू चेंज नहीं करता है। तो देखते हैं, अभी हम क्या करते हैं कि ये जो मेरा R1 है और ये मेरा R3 है, इसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो करते हैं माइनस। क्या करना है हमको, R1 का वैल्यू अब जो होगा वो R1 माइनस R3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, आप R1 को R3 से माइनस कर रहे हैं, मतलब ये जो एलिमेंट्स है इसको आप यहाँ से माइनस कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे माइनस होगा। तो चलिए ए से ए को अगर माइनस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 0। बी को बी से माइनस करते हैं, 0 हो जाएगा। और सी को सी से माइनस करते हैं, 0 हो जाएगा। फिर आपका पी क्यू आर और ये आपका ए बी सी रहा। तो अभी फिर फोर्थ प्रॉपर्टीज जो आपका था कि अगर किसी भी रो में या किसी भी कॉलम का अगर सभी एलिमेंट्स अगर 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि अगर किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल है आपका तो उसका वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेते हैं 1 2 3, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ देख रहे हैं कि आपका ये दोनों रो क्या है, इक्वल है। आपका यहाँ पे क्या है, R1 और R2 आपका क्या है, इक्वल है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें क्या था आपका, इसमें R1 और R3 क्या था, इक्वल था। एक और एग्जांपल देखते हैं, 1 2 3 2 4 6 7 8 एंड 9। इसका भी वैल्यू 0 होगा। 0 होगा कैसे, इसमें तो कोई आइडेंटिकल दिख नहीं रहा है। ये आपका जो फर्स्ट रो है 1 2 7 है, ये 2 4 8 है, ये 3 6 9 है। तो इसमें तो आपको कोई आइडेंटिकल दिख नहीं रहा है। तो अब चलिए कॉलम में चेक करते हैं। कॉलम में चेक करते हैं, ये 1 2 3 और यहाँ 2 4 6 है। ये तो कम्प्लीटली अलग है। मगर यहाँ पर क्या है, आपको एक चीज़ दिख रहा है कि ये जो कॉलम का जो एलिमेंट्स है इसका डबल सेकेंड कॉलम में है। यानी कहने का मतलब है कि ये इसका रेशियो देख लीजिए, इसका ये 1/2, 1/2, ये 2/4 करेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा, 1/2।
और ये 3/6 करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 1/2। यानी ये क्या है, प्रोपोर्शनल है। यानी कॉलम 1 एंड कॉलम 3 जो है, कॉलम 2 है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। या नहीं तो फिर इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ हमको मालूम ही है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 2 3, इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 1, इसको 2 × 2 और इसको 2 × 3, और ये आपका 7 8 एंड 9। अब क्या है, अभी आपको इससे पीछे वाले प्रॉपर्टीज़ में आपको बताए थे कि अगर किसी भी रो या कॉलम में अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें दिख रहा है कि आपको 2 क्या है, यानी कॉलम 2 में 2 आपका क्या है, कॉमन है, तो 2 को हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3, ये भी आपका 1 2 3, और ये 7 8 एंड 9 क्या हो गया, यहाँ पर ये कॉलम और ये कॉलम आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पे आपका C1 और C2 इक्वल हो गया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो ये भी बहुत इजी आपका प्रॉपर्टी था कि किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी 2 रो या 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, आइडेंटिकल हो या फिर प्रोपोर्शनल हो। ठीक है ना, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग कि इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी रो और कॉलम बाय अ नंबर देन द होल डिटर्मिनेंट विल बी डिवाइडेड बाय दैट नंबर। अगर आप क्या करते हैं कि किसी भी रो या कॉलम को अगर किसी नंबर से या फिर किसी कांस्टेंट से अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा उसी नंबर से या कांस्टेंट से डिवाइड हो जाएगा। देखते हैं एग्जांपल लेके, मान लेते हैं कि लेट हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है A B C X Y Z P Q R, अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि इसके फर्स्ट सेकेंड रो में, किसमें, सेकेंड रो में एक नंबर से हम मल्टीप्लाई कर लें या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लें। ऐसा करने से क्या होने वाला है देखते हैं। तो चलिए, जब R2 में हम एक कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी जो है इसका ये बोलता है कि अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमको K से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा उसी नंबर से क्या हो जाएगा, या कांस्टेंट से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए, ये आपका A B C है, हम लोग क्या किए हैं R2 में K से मल्टीप्लाई किए थे ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा KX, ये आपका KY और ये आपका KZ और ये आपका PQR। ठीक है, वही है, देख रहे हैं इसमें एक कॉमन फैक्टर K है, K को कॉमन लेंगे, K कैंसिल हो जाएगा, वापस से वो कितना के बराबर हो जाएगा, आपको डेल्टा के बराबर हो जाएगा। तो ये सिंपल सा है कि अगर हम K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या कर रहे हैं, K से डिवाइड भी कर ले रहे हैं। ठीक है ना, अब इसी चीज़ को थोड़ा और दूसरे ढंग से समझते हैं कि इसको अगर K को हम इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, K डेल्टा डैश इज इक्वल टू, इधर आपका कितना हो जाएगा A B C KX KY और कितना KZ और ये आपका PQR है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि अगर किसी भी रो में या कॉलम में अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो नया डिटर्मिनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, K टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, K टाइम्स। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि अगर जो मेरा डेल्टा है वो क्या हो जाएगा, K टाइम्स डेल्टा डैश हो जाएगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बहुत ही सिंपल ये चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है मेरा कि इफ़ एनी रो और कॉलम बी द सम ऑफ 2 एलिमेंट्स देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड
एज द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट, यानी उसको टू डिटर्मिनेंट के सम में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी समझते हैं हम। बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जो भी है इसको अच्छे से समझ के नोट कीजिएगा, क्योंकि बिना इसके आप लोग को, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिना इसके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल होने वाला है। इसलिए अच्छे से समझ लीजिए सारा प्रॉपर्टीज वन बाय वन। उसके बाद फिर जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या यूज है प्रॉपर्टीज़ का। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 8 क्या बोल रहा है कि इफ़ एनी रो और कॉलम बी द सम ऑफ, यानी अगर आपके पास एक डिटर्मिनेंट है x प्लस ए वाई प्लस बी, एक किसी भी रो में या कॉलम में अगर जो एलिमेंट्स है वो जुड़ा हुआ हो, सम हो या फिर सभी में क्या हो, माइनस हो, और ये मान लेते हैं मेरा P Q R है और ये L M और N है। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो आपका कॉलम 1 है, वो दो एलिमेंट्स का सम है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं अलग अलग दो डिटर्मिनेंट में। और वो दो डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो ये फर्स्ट एलिमेंट्स है इसको लेके x y z और बाकी p q r l m n, इसको लेके एक डिटर्मिनेंट कंप्लीट करेंगे। और फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस, फिर उसके बाद देख लीजिए आपका a b c, जो बच रहा है क्या है, वो सेकेंड जो एलिमेंट्स है a b c और p q r l m n। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको इस पर बेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर हम लोग लेते हैं, एक प्रॉब्लम करते हैं इस पर कि जैसे मान लीजिए हमारे पास x प्लस ए है, y प्लस बी है और z प्लस सी है। उसके बाद फिर देख लेते हैं यहाँ पर a b c है और ये आपका x y और z है। इसका वैल्यू 0 होने वाला है। कैसे 0 होने वाला है देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से अभी ये जो प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़े हैं कि अगर दो एलिमेंट्स का सम है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। तो देखते हैं यहाँ से इसको हम लोग x y z, ठीक है, और ये a b c एंड x y z ऐसा लिख लेते हैं। प्लस फिर जो आपका ये जो सेकेंड एलिमेंट्स है इसको लेके हम लोग a b c एंड x y z ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू 0 होगा, दोनों जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं क्या कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या है, ये जो आपका कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या है, आइडेंटिकल है। इसमें क्या दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा है कि आपका कॉलम 1 और कॉलम 2 जो है वो क्या है, आइडेंटिकल है। तो अगर आइडेंटिकल है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके अलग अलग डिटर्मिनेंट में हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो अभी कॉलम में था, अब रो में देख लेते हैं कि अगर रो में भी अगर कोई दो एलिमेंट्स जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग अलग अलग डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है a b c x प्लस y प्लस z और z प्लस x हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। ये दूसरा रो है। उसके बाद फिर हम लोग ले लेते हैं इधर p q r। तो यहाँ आप देख रहे हैं कौन सा है, r2 है। r2 में जो एलिमेंट्स है क्या है, दो एलिमेंट्स का सम है। तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, a b c। फिर उसके बाद देख लीजिए इसको हम x, इसका पहला यानी y और फिर इसका पहला z लेके
फिर उसके बाद पी क्यू आर को एज इट इज़ लिख देते हैं प्लस, फिर उसके बाद आपका जो फर्स्ट रो है क्या है ए बी सी, उसके बाद इसका जो अब सेकेंड एलिमेंट्स है ये क्या है वाई जेड एक्स, उसके बाद फिर आपका पी क्यू आर। तो इस तरह से हम लोग एक डिटर्मिनेंट ये और एक डिटर्मिनेंट ये, दो डिटर्मिनेंट में हम लोग उसको क्या कर सकते हैं एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। ये सब प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आएगा इसका इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, इफ ऑल द एलिमेंट्स एबव और बिलो ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर जीरो, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास एक डिटर्मिनेंट है ए, इसको 0 0 ले लीजिए, एक्स बी 0 और ये वाई जेड और सी, बोल रहा है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स एबव या फिर बिलो ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, यानी डायगोनल एलिमेंट्स के, ये आपका जो होगा ये क्या कहलाएगा डायगोनल एलिमेंट्स। क्या है ये डायगोनल एलिमेंट्स है ये। अगर डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर में, इसके ऊपर में अगर सभी एलिमेंट्स क्या है 0 है, या फिर उस डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे में भी अगर सभी एलिमेंट्स क्या हैं 0 हैं, तो इसका जो वैल्यू होगा वो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होगा। ये यानी आपका a इंटू बी इंटू सी, यानी ए बी सी आपका इसका वैल्यू, यानी डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे डायगोनल एलिमेंट्स का क्या करेंगे प्रोडक्ट ले लेंगे। ठीक है ना। अब देखते हैं, ये तो ऊपर में है, नीचे वाला देखते हैं कि इस तरह से अगर आपके पास 5 6 3 0 6 7 0 0 2 है, इस तरह से, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका डायगोनल एलिमेंट्स हो गया। और देख रहे हैं कि इस डायगोनल एलिमेंट्स के जो नीचे में जो भी एलिमेंट्स है उसका वैल्यू क्या है वो 0 है। तो फिर यहाँ पर जो इसका वैल्यू हो जाएगा वो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएगा, यानी 5 6 इंटू 2, यानी कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 60। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर डायगोनल एलिमेंट्स के, इसको एग्जाम्पल ये भी आपका एग्जाम्पल हुआ, एक और एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं कि अब अगर ऐसा हो रहा हो कि जैसे x 0 0, ठीक है ना, 0 y 0 इस 0 0 एंड z, यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर में भी और नीचे में भी, यानी दोनों जो डायगोनल एलिमेंट्स का जो अपर पोर्शन है और नीचे वाला जो है उसमें सभी एलिमेंट्स क्या हैं 0 हैं, फिर भी इसका जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत आसान सा प्रॉपर्टी था कि इफ ऑल द एलिमेंट्स एबव और बिलो ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। इसको भी डेल्टा से लिख लीजिए। अब ये हो कैसे रहा है इसको चेक कर लेते हैं एक बार कि क्यों डायगोनल एलिमेंट्स ही मेरा इनटू हो जा रहा है। तो देखते हैं, चलिए एक को समझ लेते हैं यहाँ से। ये मेरा डायगोनल एलिमेंट्स को साफ कर लेते हैं। तो देखते हैं, आपको बताया गया है कि इसको एक्सपेंड करने के लिए आप प्लस माइनस और प्लस लेते हैं। ठीक है। तो चलिए ए को सिलेक्ट करते हैं। ए को सिलेक्ट करेंगे तो इसके सामने वाले रो और कॉलम को हम लोग छोड़ेंगे, क्या बचेगा बी इंटू सी माइनस 0 इंटू जेड 0, और बाकी जो भी एलिमेंट्स है आपका क्या है वो 0 है, तो उधर भी क्या हो जाएगा सारा वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी फाइनली आपको क्या मिलने वाला है
ए बी सी मतलब जब प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। यहाँ भी देख लीजिए, अगर आप x को सिलेक्ट करते हैं तो ये और ये छूटेगा आपका y इंटू जेड माइनस 0, यानी यही एक्स वाई जेड का ही प्रोडक्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो ये था आपका 9th प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आपका जो टोटल प्रॉपर्टीज़ था वो कंप्लीट हुआ। एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ये। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं 1 बाय 1 कि कौन सा प्रॉपर्टी क्या था, ताकि आपको एक बार रिमाइंड हो जाए और याद भी हो जाए। पहला प्रॉपर्टी क्या था? पहला प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे कि अगर हम रो के एलिमेंट्स को कॉलम में चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो नया डिटर्मिनांट मिलेगा और पुराना डिटर्मिनांट दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। यानी किसी भी डिटर्मिनांट में रोज के एलिमेंट को यानी रोज को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। 1 लाइन में इसको हम लिख रहे हैं, समझने में आसानी होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या था आपका? सेकेंड प्रॉपर्टी ये था कि अगर किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को अगर हम लोग इंटरचेंज कर रहे थे तो वहाँ पर साइन क्या हो जा रहा था, निगेटिव हो जा रहा था। कि जैसे R1 का हम लोग R2 के साथ इंटरचेंज कर देते हैं, या फिर कॉलम 1 का कॉलम 2 के साथ इंटरचेंज करते थे, तब क्या हो रहा था वहाँ पर जो आपका डेल्टा डैश था वो क्या हो जा रहा था, डिटर्मिनांट का वैल्यू निगेटिव हो जा रहा था। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या था? प्रॉपर्टी 3 ये था कि अगर किसी भी डिटर्मिनांट को, अगर डिटर्मिनांट में किसी भी रो के एलिमेंट्स को या कॉलम के एलिमेंट्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके और किसी दूसरे रो में जोड़े या फिर घटाए तो अभी भी उसका वैल्यू क्या रहता था, सेम रहता था। जैसे कि क्या बताए थे वहाँ पर, ये जस्ट हम रिकॉल करा रहे हैं ताकि यहीं से आपको सारा प्रॉपर्टीज एक बार फिर से समझ में आ जाए। कि जैसे हम क्या किए थे कि R1 में R1 का वैल्यू कि R1 अब प्लस के R2 किए थे, ऐसा भी कर सकते थे। या फिर अगर हमको कॉलम में करना है कि चलिए कॉलम 3 में हम कुछ चेंज करते हैं कि कॉलम 3 को हम लोग किसी कांस्टेंट लेम्डा से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करते हैं, तब क्या हो जाएगा आपका कि जो नया डिटर्मिनांट होता और जो डिटर्मिनांट पहले से था वो सब का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 क्या था? प्रॉपर्टीज़ 4 ये था कि अगर किसी भी डिटर्मिनांट में कोई भी एक रो या एक कॉलम का सभी एलिमेंट्स अगर 0 हो जाता था तो उसका वैल्यू क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। यानी कहने का मतलब कि कोई भी एक रो का एलिमेंट्स है ना, अगर 0 हो जाता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता था। प्रॉपर्टीज़ नंबर 5 क्या था? ये प्रॉपर्टीज नंबर 5 में ये था कि अगर किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले सकते थे। यानी कहने का मतलब कि अगर आपके पास एक डिटर्मिनांट है A, B, 5C, 5D है, ऐसा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके रो 2 में क्या है, 5 कॉमन है, तो 5 को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये आपका A, B, C, D इस तरह से हम लोग कॉमन ले सकते थे। छठा प्रॉपर्टी क्या था? छठा प्रॉपर्टी ये था कि अगर किसी भी डिटर्मिनांट में कोई भी 2 रो 2 कॉलम या कोई भी 2 रो अगर आपका आइडेंटिकल हो जाता था, बराबर हो जाता था, तो डिटर्मिनांट का वैल्यू कितना के बराबर हो जाता था, 0 के बराबर हो जाता था। ये था प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर अब 7 क्या था? 7 ये था कि अगर किसी भी डिटर्मिनांट में के किसी भी रो में या कॉलम में अगर हम किसी नंबर से या कांस्टेंट से अगर हम मल्टीप्लाई करते थे तो उस डिटर्मिनांट का वैल्यू उसी नंबर से या कांस्टेंट से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमारे पास एक डिटर्मिनांट है, ठीक है, अगर इसमें हम इसके R1 में अगर हम K से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, अभी जो हमको नया डिटर्मिनांट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, K से डिवाइड हो जाएगा। अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज़ नंबर 8 क्या था
कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर सम ऑफ टू एलिमेंट्स है तो उसको सेपरेट हम लोग अलग अलग डिटर्मिनेंट में लिख सकते थे। कि जैसे देख लीजिए कि अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, ये x प्लस ए है, x प्लस बी है, c है और d है, तो इसका जो आपका रो देख रहे हैं क्या है, वो दो एलिमेंट्स का सम है। तो इसको हम x c और फिर x और d एक डिटर्मिनेंट लिख दिए, प्लस फिर आपका a c b एंड d, इस तरह से हम लोग लिख सकते थे। एंड लास्ट जो प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी नंबर 9, वो क्या था कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर या नीचे या दोनों, ठीक है ना, अगर सभी एलिमेंट्स 0 हैं तो उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो डायगोनल एलिमेंट्स का क्या होगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे a, कहने का मतलब है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर ऊपर में सभी एलिमेंट्स या नीचे में डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर या नीचे या दोनों अगर 0 है तो इसका जो वैल्यू होता था क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। सो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो भी 1 से लेकर 9 प्रॉपर्टीज़ था उसको हम एक पेज पे रिकॉल करा दिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। अगर ये कंप्लीट है अगर अच्छे से, तो आपका जो नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है इस प्रॉपर्टीज़ बेस्ड क्वेश्चन पे होने वाला है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर लग रहा हो कि हाँ इसका कंटेंट अगर हम लोग के लिए बहुत ही यूज़फुल है या इससे हमको कुछ बेनिफिट्स होने वाला है, तो मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।